देखिए 11th केमिस्ट्री और आज हम देखने जा रहे हैं रासायनिक साम्य। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो रासायनिक साम्य है ये रसायन शास्त्र के किस प्रकार की अभिक्रियाओं पे लागू होता है। सबसे पहली बात तो ये हुई। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक आपके पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहले ये बात बड़ी क्लियर हो। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक साम्य की कोई बात होगी। अब बात आती है उत्क्रमणीय का मतलब क्या। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में चलना। जैसे यह मान के चलें हमारे पास कोई क्रियाकारक ए और क्या है, बी है। ए और बी क्रियाकारक हैं और इससे कोई क्रियाफल बन जाता है। यहां बना कोई क्रियाफल सी और डी। लेकिन यदि ऐसा भी संभव हो कि जो क्रियाकारक क्रियाफल में बदल चुका है उस क्रियाफल को फिर से हम क्रियाकारक में बदल पाएं, ये इस तरह से। इसका मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, क्रियाकारक से क्रियाफल भी बनता है और क्रियाफल से क्रियाकारक। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो केमिकल का नहीं है पर समझने के लिए ठीक है। जैसे कि पानी है आपके पास में, किसी कटोरे में पानी, आपने उसको फ्रिज में रखा, फ्रिज, और वो बर्फ बन गया। ठीक, अब बर्फ को फिर से गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा वो। लेकिन ये अवस्था बदली है, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे कि पानी बन गया बर्फ में और बर्फ फिर से चेंज हो गया किसमें। इसी तरीके से यदि हम मान लो एक 500 रुपए का नोट है, उसको जला दो, जला के बन गया राख। अब उसी राख से फिर 100 का नोट बनाओ, नहीं बन पाएगा। यानी ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है, एक ही दिशा में होने वाली है। एक बार क्रियाकारक अगर क्रियाफल में बदल गया तो वापस संभव नहीं है। ये अनुत्क्रमणीय है और ये क्या है, पर ये उत्क्रमणीय भौतिक क्रिया है। हमें पढ़ना है उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया के बारे में। तो ए और बी क्या है, यहां क्रियाकारक है और सी और डी क्या है, यहां क्रियाफल है। इसके ऊपर में जब क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है, ये जो ऊपर वाला तीर है इसे कहा जाता है अग्रगामी अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे आप, अग्रगामी अभिक्रिया। और ये जो अग्रगामी अभिक्रिया है इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, जब इसके लिए कोई दर की बात आएगी तो रेट आर और यहां यूज करेंगे किसका, एफ का। लेकिन जब क्रियाफल क्रियाकारक में बदला है तो जो नीचे वाला तीर है उसे हम कहेंगे पश्चगामी अभिक्रिया, बैकवर्ड अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसके लिए आर बी। पहले समझे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब क्रियाकारक क्रियाफल में बदलता है वो अग्रगामी अभिक्रिया है। उसके लिए अभिक्रिया की दर को हम आर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब क्रियाफल क्रियाकारक में बदलेगा उसके लिए हम पश्चगामी अभिक्रिया कहेंगे। उसके लिए जो अभिक्रिया की दर है उसे हम आर बी रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक शब्द यहां जो आया है बार बार और वो है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की दर, क्योंकि ये पूरा अभिक्रिया जो मतलब टोटल लेसन है ना वो अभिक्रिया की दर पे डिपेंड है। अब अभिक्रिया की दर क्या है बात समझना। ए और बी क्रियाकारक है, मान लो ए क्रियाकारक है और यहां क्या बना आपके पास, प्रोडक्ट बना। ऐसा भी हो सकता था कि कोई दूसरा रिएक्शन ए से बी और ये सी प्लस डी। अब समझना हमें यह है अभिक्रिया की दर क्या है। जब ए और बी क्रियाकारक को आपने मिलाया या अकेला यहां ए था, तो जैसे जैसे समय गुजरेगा तो वो पदार्थ उतना ही रहेगा क्या, वो अगर क्रिया हो रही है तो, क्रिया नहीं हो रही तो वो तो उतना ही रहेगा।
लेकिन क्रिया हो के अगर एक नया पदार्थ बन रहा है तो पुराना पदार्थ टूट करके नया बना रहा है ना, तो पुराने की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी समय के साथ। जैसे हम एक एग्जांपल समझाने के लिए बताते हैं, ये केमिकल का नहीं है पर समझने के लिए बड़ा अच्छा है। आप गेहूं पिसाने जाओ, अगर आपने 10 किलो गेहूं डाला है और स्विच ऑन कर दिया, चक्की स्टार्ट है, तो वो गेहूं किसमें बदलेगा? आटे में। तो जब वो गेहूं आटे में बदलेगा तो गेहूं उतना ही रहेगा क्या? गेहूं की मात्रा समय के हिसाब से क्या होगी? वो क्रियाकारक समझ के चलो, और उससे जो आटा बन रहा है उसको क्या समझ लें? प्रोडक्ट। तो आटा बढ़ते जाएगा, यानी क्रियाकारक धीरे धीरे कम और क्रियाफल धीरे धीरे, क्योंकि वही क्रियाकारक तो कन्वर्ट होगा किसमें? क्रियाफल में। तो यहां भी केमिकल रिएक्शंस में भी वही बात होती है कि क्रियाकारक समय के हिसाब से धीरे धीरे क्या होगा? कम। लेकिन साहित्यिक भाषा में थोड़ा जाना पड़ेगा, हमें सांद्रता शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। तो सांद्रता क्या है मैं इसके संबंध में बता दूं। पहले सांद्रता कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू होता है N/V, इकाई आयतन में मोलों की संख्या। इकाई आयतन में मोलों की संख्या N/V, इसकी यूनिट होती है मोल प्रति। और जैसे किसी A के लिए मैं सांद्रता का उपयोग करूं तो उसके लिए मैं बड़ा कोष्टक यूज करूंगा। जब भी सांद्रता या हम सक्रिय सांद्रता की बात करते हैं, उस क्रियाकारक में बड़े कोष्टक का उपयोग करना पड़ेगा। यह रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यह बात क्लियर पहले? चलो अब मैं आपको बताता हूं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, तो आप ये मान के चलें किसी रासायनिक अभिक्रिया में dt समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, dt समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन कितना है? dx। ठीक है, इसीलिए इकाई समय में होने परिवर्तन कितना होगा? dx/dt, और यही कहलाती है अभिक्रिया की दर dx/dt। तो इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और अगर हम ये कह लें, थोड़ा निश्चित ताप की बात कर लें, निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। हम मान लेते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में dt समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन कितना है? dx है, तो इकाई समय में कितना होगा? dx/dt, और यही कहलाती है अभिक्रिया की दर। बात आती है कि ये x क्या है भाई? यहां ये x क्या है? या तो वो क्रियाकारक है या तो क्रियाफल है, क्योंकि सांद्रता किसका बदलेगा? क्रियाकारक या क्रियाफल का। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यदि आपको अभिक्रिया की दर लिखनी है d/dt, और यहां पर जब भी आप क्रियाकारक का उपयोग करें, किसका? तो सामने आप माइनस लगाना। इसीलिए माइनस लगाना क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्रिया होगी तो क्रियाकारक की सांद्रता क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। उस कमी को बताने के लिए ऋण चिन्ह का उपयोग किया जाए। लेकिन यदि यहां क्रियाफल का उपयोग कर लेता, जैसे बात समझो, क्रियाकारक कहा ना मैंने, अब मान लो R इज इक्वल टू d/dt। इस रिएक्शन के नजरिए से मान लो, अगर मैं A लिखता यहां तो प्लस लगाता कि माइनस लगाता? बताओ, माइनस लगाता। इज इक्वल टू d/dt, अगर मैं यहां B लगाता तो भी क्या लगाता? लेकिन यदि d/dt और यहां प्रोडक्ट क्या है, यहां अगर मैं C लगाया होता तो यहां क्या होता? इसी तरीके से d/dt अगर हमने D लगाया होता तो भी क्या होता? तो बात समझ आ रही? तो वो नीट एंड क्लीन इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। R बराबर फार्मूला होता है dx/dt, जहां x क्या है? क्रियाकारक या तो क्रियाफल है। अगर क्रियाकारक को यूज करेंगे तो सामने क्या चिन्ह लगाओगे? माइनस। क्यों लगाओगे माइनस? क्योंकि क्रियाकारक का समय के साथ सांद्रता में कमी आती है। जब क्रियाफल यूज करूंगा तो क्या लगाएंगे हम? प्लस, क्योंकि समय के साथ सांद्रता बढ़ती है। तो पहले ये अभिक्रिया की दर जो है ये बेहतर समझ आना चाहिए,
और हमारा जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक साम्य, जिस पे हमको पहुंचना है, उसमें पहुंचने के लिए इसका सबसे बड़ा रोल है। रासायनिक साम्य क्या है? बहुत सामान्य सी बात है। पहली बात तो आपके पास एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए इस प्रकार की, और अग्रगामी अभिक्रिया की दर यानी कौन, और पश्चगामी अभिक्रिया की दर यानी कौन। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, यानी जिस गति से क्रियाकारक क्रियाफल में बदल रहा है उसी गति से क्रियाफल क्रियाकारक में बदल रहा है, तो देखने में हमें वो अभिक्रिया स्थिर लगेगी, ऐसा लगेगा कि साम्य में है, पर साम्य में नहीं है, साम्य में नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मान लें कि यहां पे 10 स्टूडेंट हैं और यहां भी कितने साइड 10 स्टूडेंट। अब मैंने आके देखा 10 10, अब इतनी तेज गति से यहां का स्टूडेंट यहां आ जाता है और वहां का वहां चले जाता है। फिर मैंने देखा तो बोले अभी भी 10 10 है। फिर अगला इधर आ गया तो एक वहां का उधर चलेगा, फिर देखा तो कितना लगा मुझे, पर वो स्थिर नहीं है क्रिया, हमको लग रही है ऐसी। तो जिस गति से यहां का एक लड़का इधर आ जाता है उस गति से वहां का एक लड़का इधर आ जाता है। वही बात है, क्रियाकारक जिस गति से क्रियाफल में बदलता है उसी गति से क्रियाफल क्रियाकारक में बदलता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये रासायनिक साम्य। यानी नीट एंड क्लीन समझ आना चाहिए, उसके लिए जरूरी था कि ये पार्ट पढ़ाना। ठीक, अब यहां से हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फटाफट बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले ये बताओ कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? एक लाइन में लिखना है। अभिक्रिया की दर क्या है? निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के इकाई सांद्रता में होने वाले, इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। आर का फार्मूला dx/dt। x कौन होगा? क्रियाकारक है, क्रियाफल। क्रियाकारक लिखने पे क्या आएगा? माइनस, क्रियाफल लिखने पे प्लस। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि अग्रगामी अभिक्रिया की दर और पश्चगामी अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएं तो ये किस प्रकार की क्रिया होगी? यानी यहां आप समझ गए कि RF बराबर, ये चीज है रासायनिक साम्य की सबसे बड़ी बात। और अब हमारा जो अध्याय स्टार्ट हो रहा है वो इसी रासायनिक साम्य और उससे जुड़े हुए सारे पहलुओं पे। और जब उससे जुड़े हुए पहलुओं की हम चर्चा करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। क्योंकि ये पूरा अध्याय अभिक्रिया की दर पर निर्भर करता है, तो हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि अभिक्रिया की दर आखिर किस पर निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करती है, इसका सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो दिया था द्रव्यानुपाती क्रिया सिद्धांत में। ठीक, इस सिद्धांत में यह समझाया गया है कि अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है ये समानुपाती होती है क्रियाकारक के शेष सक्रिय सांद्रता के। इससे संबंध रखती है क्रियाकारक के शेष सक्रिय सांद्रता। तो आर समानुपाती, बड़े कोष्टक में आप लिख देंगे यहां पर क्या? क्रियाकारक। लेकिन यह ध्यान रखना है यहां क्रियाकारक अकेला होगा जरूरी है क्या? जैसे यहां देखो, यहां कितने क्रियाकारक हैं? तो जो अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती है क्रियाकारक के सक्रिय सांद्रता के। ये है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो, जैसे इसमें कितने क्रियाकारक हैं, तो आप क्या करेंगे? अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी, जितने क्रियाकारक हैं उनको नोट करें पहले और सब में लगाएं सक्रिय, और उनका क्या है ये गुणा। यानी यदि क्रियाकारक एक से ज्यादा है तब अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती। यह द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। कोई आपसे पूछ ले द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का यूज क्या है, तो आप बताना कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। बोले कैसे ज्ञात करते हो? तो बोले सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया की दर का जो संबंध है वो सांद्रता के साथ है। क्या संबंध है? बोले समानुपाती का संबंध है। बोले एक ही क्रियाकारक हो तो डायरेक्ट समानुपाती, और क्रियाकारक एक से ज्यादा हो तो जितने क्रियाकारक हैं सबकी सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती। अगर किसी रासायनिक क्रिया में ऐसा होता A प्लस B प्लस C और फिर प्रोडक्ट बनाता, तो अभिक्रिया की दर क्या होती? आर समानुपाती A B, तीनों के सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती। फिर किसी ने यह कहा
सर बोले यदि मान लो ऐसा होता तो 3a प्लस प्रोडक्ट बन गया, अब क्या करते आप? तो बोले कोई बात नहीं, 3a को हम ऐसा लिख सकते थे, a कितनी बार लिख सकते थे? 3 बार। तो जैसे ये सिखाया गया इसके आधार पे r समानुपाती क्या होता है, a कितनी बार होता? 3 बार। तो हम लिखते r समानुपाती a उस पे कितने की पावर? 3 की। इसका मतलब है जो गुणांक है वो क्या बन जाता? वो घात बन जाता। जो गुणांक है वो क्या बन जाता? तब आपसे पूछा गया कि यार एक काम करें, अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि यहां पर एन ए प्लस एम बी और ये प्रोडक्ट, बताओ बोले इसके बारे में लिखो क्या करना है। तो बहुत सामान्य सा नियम, आर समानुपाती पहले क्या यूज करेंगे आप? ए, फिर या यूज करेंगे आप बी। कर लिए। दो क्रियाकारक है, उनके सक्रिय सांद्रता का गुणनफल ले लिया मैंने, लेकिन जो उसके सामने है वो उसकी घात बनेगा। जैसे यहां पे 3 सामने था तो आप देखें कि 3 उसकी घात बन गया। तो n है तो यही हो गया n, और यहां m है तो हुआ। और एक बात ध्यान रखना, आने वाले समय में ये जो n और m है, n प्लस m, ये कहलाती है किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। ये क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक नहीं, प्रायोगिक सैद्धांतिक रूप से। ये बात और ये सारा कंसेप्ट आपको जब 12th में लेसन पढ़ेंगे, बल गतिकी नाम से एक अध्याय होगा, उस बल गतिकी का लगभग 25% यही यूज होने वाला है। तो उस नजरिए से भी अगर लेसन देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन यहां पे कहीं कंसेप्ट में? तो सांद्रता क्या है? क्लियर है? सांद्रता इकाई आयतन में मोलों की संख्या, अभिक्रिया की दर निश्चित ताप पर इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। R बराबर फार्मूला है dx अपन dt। x क्रियाकारक क्रियाफल होगा, x यदि क्रियाकारक है तो माइनस, क्रियाफल है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया कब रासायनिक साम्य में कहलाएगी? जब उसके अग्रगामी अभिक्रिया की दर और पश्चगामी अभिक्रिया की दर आपस में बराबर होंगी। यानी जिस गति से क्रियाकारक क्रियाफल में बदल रहा है उसी गति से क्रियाफल क्रियाकारक में। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे कि वो क्या है? साम्य में है। उसके बाद बात आती थी, हमने देखा कि द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या है। तो अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच संबंध बताया था द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम में। उसमें यह बताया गया कि अभिक्रिया की जो दर है वो क्रियाकारक अगर अकेला है तो सक्रिय सांद्रता के समानुपाती, और यदि एक से ज्यादा है तो सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती, और 3 थे तो भी ये हुआ। और यदि किसी क्रियाकारक के सामने कोई गुणांक है तो वो उसका घात बन जाता है। और फाइनली हमने देखा यदि कोई रिएक्शन Na प्लस Mb प्रोडक्ट बना रहा है, इसके लिए यदि हमको R लिखना हो तो क्रियाकारक का यूज किया हमने A और B, सक्रिय सांद्रता, जो उसके सामने गुणांक थे उनको उनकी घात बना दी गई। उन घातों को यदि हम जोड़ते हैं वो होती है अभिक्रिया की कोटि। इसके बाद चलेगा, यदि यह अभिक्रिया रासायनिक साम्य में है तो साम्य का कोई स्थिरांक तो होगा ना, तो उस स्थिरांक हम Kc की गणना करेंगे। और Kc गणना कैसे की जाएगी वो देखेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट में।